हाँ जी, सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय सर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारा जो रिकॉर्डेड क्लास का जो टॉपिक चल रहा है वह राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश। इससे पहले हमने अक्षांश देशांतर राजस्थान की सामान्य जानकारी की हमारी चर्चाएं कंप्लीट हुई थी। आज जो टॉपिक चल रहा है हमारा राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसमें जो भौतिक प्रदेश है उसके अंदर जो बालू का स्तूप युक्त जो प्रदेश है उसकी हमने चर्चाएं कर ली थी। अब देखना है कि बालू का स्तूप जो मुक्त प्रदेश है यानी कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसको हमने दो भागों में विभाजित किया था, यानी जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेशों में अर्ध शुष्क और शुष्क। शुष्क में भी हमने देखा था कि 58.5% भाग पर बालू का स्तूप युक्त यानी बालू का स्तूप जहां पे पाए जाते हैं उनको बालू का स्तूप युक्त कहा जाता है। और जिस मरुस्थलीय प्रदेश में जो क्षेत्र जिसमें बालू के टीले हमें देखने को नहीं मिलते हैं वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में पाया जाता है। तो हमारी जो चर्चा है वो बालू के स्तूप जो प्रदेश पाए जाते हैं, ये बालू का स्तूप युक्त वाला, वो हमारा कंप्लीट हुआ है। उसके बारे में आज की हमें क्लास में देखना है कि राजस्थान में जो मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जो बिना किसी टीलों के या बिना किसी मरुस्थलीय क्षेत्र के जहाँ पे जो बात करें चट्टानी क्षेत्र पाया जाता है या जहाँ पे जो बालू के स्तूप नहीं पाए जाते हैं उस मरुस्थलीय स्तूप को कहा जाता है बालू का स्तूप रहित, यानी जिसके अंदर बालू के स्तूप नहीं पाए जाते। तो बात करते हैं बालू का स्तूप जो जहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश में दो चर्चाएं हमने की, अर्धशुष्क और शुष्क। शुष्क के अंदर हमने देखा है कि बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। तो बात करते हैं जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है उसकी। स्तूप मुक्त, ये जो क्षेत्र आता है वो बालू का स्तूप युक्त वाला था 58.5 में, और बालू का स्तूप जो मुक्त प्रदेश है वो आता है 41.5% भाग पर। ठीक। अब इसमें ये जो प्रदेश पाया जाता है वो बालू के जो स्तूप वाला पाया जाता है, यानी कि शुष्क प्रकार का पाया जाता है। उसी में से 58.5% भाग में बालू का स्तूप पाए जाते हैं और 41.5% भाग पे बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है। बालू का स्तूप मुक्त जो क्षेत्र पाया जाता है किस प्रकार का है, ये जो बालू या इस क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। यह जो मरुस्थल है चट्टानी पथरीला है। किस प्रकार का है, यानी चट्टानी प्रकार का कठोर, और किस प्रकार का है जो पथरीला प्रकार का कौन सा है, मरुस्थल बालू का स्तूप मुक्त वाला। इस क्षेत्र में बात करें कि इसमें क्षेत्र कौन कौन सा आता है, तो सर्वाधिक इसका जो क्षेत्र है वह तो आता है किसमें, जैसलमेर में। इसके बाद में बात करें फलोदी है, फलोदी के बाद में बात करते हैं बाड़मेर है, और एक है बालोतरा। इस क्षेत्र में जो बालू का स्तूप जो मुक्त वाला क्षेत्र है वह सर्वाधिक तो बात करें जैसलमेर के अंदर है। उसके बाद में बात करें फलोदी है, बाड़मेर और बालोतरा है। कुछ क्षेत्र में और बात करें तो इसका जो कुछ हिस्सा इसमें जोधपुर में भी देखने को मिलता है। ये होगी इस क्षेत्र की बात, बालू के स्तूप मुक्त वाले क्षेत्र की बात, जिसके अंदर जो क्षेत्र आता है इसको मैप पे देख लेते हैं एक बार। ये हमने देखा था 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। यहाँ पर हमने देखा था इस क्षेत्र को छोड़ने के बाद में यहाँ पे 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। अब ये जो शुष्क प्रदेश था और ये था कौन सा, अर्ध शुष्क। इस शुष्क में भी जो ये क्षेत्र था, इस क्षेत्र कौन सा है, स्तूप मुक्त, जिसके अंदर बात करें जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर का हिस्सा इसमें आता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर। इसमें बात करते हैं कुछ पहाड़ियों की, तो इसमें जैसे सैंड स्टोन है, ठीक है, एक ग्रेनाइट की पहाड़ी है, ग्रेनाइट की पहाड़ी है। ठीक है, यानी इसमें जो चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है इसके अंदर कुछ पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं जिसमें सैंड स्टोन है, ग्रेनाइट प्रकार की पहाड़ी में इसमें पाई जाती है। और बात करें यहाँ की जो स्थिर धरातली भूमि है उसमें किस प्रकार की चट्टानी पाई जाती है, चूना पत्थर की प्रकार की इसमें चट्टानी पाई जाती है।
चूनापत्थर इसमें पाया जाता है। बात करें इसमें जैसे सुंदा माता पर्वत है, या बात करें इसमें जालोर में ग्रेनाइट की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पे बालोतरा में बात करें ग्रेनाइट वाली, लेकिन जो सुंदा माता वाली जो बात करें वो, और ये जो उदाहरण देखने को मिलते हैं ये हमें ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। बालोतरा के अंदर जो क्षेत्र मिलता है वो ग्रेनाइट प्रकार का मिलता है, लेकिन यहाँ की मृदा की बात करें तो चूना पत्थर के सर्वाधिक अवशेष पाए जाते हैं। तो जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है उसमें सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, चूना पत्थर जैसी चट्टानें पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो किस प्रकार का, पथरीला प्रकार का, पथरीला प्रकार का या कंक्रीट वाला जो मरुस्थलीय प्रदेश है, जिसके अंदर कुछ पहाड़ियां पाई जाती है, सैंडस्टोन है, ग्रेनाइट है, चूना पत्थर की पहाड़ियां मेरे को देखने को मिलती है। ये बात हो गई हमारी बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की, जिसका जो क्षेत्रफल है 41.5% है। और बात करें इसका क्षेत्र की, बात करें इसमें जैसलमेर में आता है सर्वाधिक क्षेत्रफल, फिर बात करें इसमें जोधपुर में आता है कुछ हिस्सा, फिर बालोतरा में है, फलोदी में है, और बात करें बाड़मेर में इसमें क्षेत्र आता है। ये बात होगी बालू के स्तूप की मुक्त की, और बालू का स्तूप रहित या बालू का स्तूप के जो सहित पाए जाते हैं उसकी। अब बात करते हैं राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और इसकी चर्चा किस प्रकार की हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं राजस्थान के अंदर अर्ध शुष्क अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या राजस्थान, बांगर या बांगड़। ठीक है। अब जो राजस्थान के हमने दो पार्ट देखे थे, 25 सेंटीमीटर जो संवर्षा रेखा थी वह राजस्थान को शुष्क और अशुष्क भागों में विभाजित कर रही थी। जिसके हमने अभी तक चर्चा की है वो राजस्थान के जो पश्चिमी जो क्षेत्र है, जिसमें 25 सेंटीमीटर से लेकर 0 सेंटीमीटर जो जहाँ पे वर्षा होती है उस क्षेत्र की हमारी चर्चाएं कंप्लीट हुई है। इसके बाद में जो अब देख रहे हैं राजस्थान में अशुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है, और राजस्थान जिसे बांगड़ी या बांगर के प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसमें देखते हैं कि राजस्थान में जो 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा या बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के पूर्व में और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो देखिए मैप पर चर्चा कर लेते हैं इसकी एक बार। ये राजस्थान का मान लीजिए मानचित्र है। इस पे देखते हैं कि जो 25 सेंटीमीटर की जो संवर्षा रेखा है वो कहां से गुजरती है और 50 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा कहां से गुजरती है। ये बात कर लेते हैं कौन सी 25 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा है, और ये कौन सी है 50 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा है। अब राजस्थान में जो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर जो संवर्षा रेखा है वो अरावली के जो समानांतर गुजरती है। ये बात कर लेते हैं अपन अरावली का जो क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र है संपूर्ण क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक का बात करें किसका है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्र है। इसमें जो हमारी अभी तक जो चर्चा हुई है बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त से, वो हमारी चर्चा हुई राजस्थान के इस क्षेत्र में की जो 25 सेंटीमीटर के पश्चिम में स्थित है। अब जो हमारी जो बात हो रही है राजस्थान के अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की, या बात करें राजस्थान के बांगड़ या बांगड़ प्रदेश की, तो ये बांगड़ी जो बांगड़ प्रदेश मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश है, इसके पूर्व में और अरावली पर्वतमाला की किस तरफ है, पूर्व के अंदर स्थित है। ये जो अरावली वाला जो क्षेत्र है अर्धशुष्क प्रकार का, अरावली के जो पश्चिम वाला जो क्षेत्र है राजस्थान अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का, इसमें चर्चा करें 4 भागों में डिवाइडेशन है। ऊपर की बात करें घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान, ठीक है। फिर 2 नंबर पे बात करते हैं शेखावाटी का क्षेत्र, ठीक है, शेखावाटी का। फिर बात करते हैं नागौर उच्च भूमि, ठीक है। फिर आती है कौन सी, लूणी बेसिन। इसको 4 भागों में डिवाइडेशन किया जाता है, घग्गर का प्रदेश, शेखावाटी, नागौर उच्च भूमि, और बात करें किसका, लूणी बेसिन की। अब बात करते हैं नागौर बेसिन, नागौर मैदान की। पहली चर्चा होगी हमारी घग्गर का, नागौर नहीं, घग्गर का मैदान की, घग्गर का मैदान। घग्गर के मैदान में हमें देखना है कि इसकी विशेषता किस प्रकार की है। जो घग्गर नदी है इसका जो क्षेत्र है इसके अंदर किस नाम से इसको जाना जाता है, कौन कौन से राज्यों के, कौन कौन से जिलों के अंदर प्रवाहित होती है। लेकिन इससे पहले देखते हैं कि जो ये जो क्षेत्र है अर्धशुष्क वाला, इसमें जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है, अर्धशुष्क प्रकार की, शुष्क प्रकार की पाई जाती है। इसमें जो बात करें शुष्क और आर्द्र, शुष्क व आर्द्र,
आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसे प्रवर्ती प्रदेश भी इसे कहा जाता है। प्रवर्ती प्रदेश या संक्रमणीय प्रदेश क्यों कहा जाता है? अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जिसके अंदर जलवायु है शुष्क और अर्धशुष्क दोनों प्रकार की पाई जाती है, तो बात करें कौन सा प्रदेश आएगा? अर्धशुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। या बात करें राजस्थान का बांगड़ या राजस्थान बांगर के नाम से जिसे जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंदर बात करें शुष्क और अर्धशुष्क दो प्रकार की जलवायु दोनों का मिलान किस क्षेत्र में होता है? तो राजस्थान की जो अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है इसके अंदर उसका होता है मिलान होता है, इसलिए इसे अर्धशुष्क प्रदेश भी इसे कहा जाता है। इन दोनों का जब प्रदेश में मिलान होता है तो इस क्षेत्र को संक्रमणीय प्रदेश या प्रवर्ती प्रदेश भी इसे कहा जाता है। अब बात करें घग्गर का जो मैदान है, राजस्थान में एकमात्र नदी जिसमें हिमालय का जल किसमें आता है? राजस्थान के अंदर प्रवेश करता है। तो घग्गर नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिससे हिमालय का जल राजस्थान के अंदर हमारे को प्राप्त होता है। तो घग्गर जो नदी है इसका जो उद्गम की बात करें तो शिवालिक की जो पहाड़ियां है, शिवालिक की जो पहाड़ी है, पहाड़ियों से जो कालका माता मंदिर है, कालका माता मंदिर से हिमाचल जो कालका माता मंदिर है हिमाचल प्रदेश में, वहां से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। यहां से प्रवाहित होने के बाद राजस्थान के अंदर जो ये हनुमानगढ़ व गंगानगर, गंगानगर में क्या होती है? प्रवाहित होती है। ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है कौन सा गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला, ये मरुस्थलीय प्रदेश था, लेकिन यहाँ पर जो घग्गर नदी के आने से यहाँ पर जो जल मिट्टी है किस प्रकार की पाई जाती है? जलोढ़ प्रकार की, जलोढ़ प्रकार की मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। इस घग्गर नदी को बात करें इसे नट नदी भी कहा जाता है, नट नदी भी इसे कहा जाता है। इसका जो प्रवाहित वाला जो क्षेत्र इसको नाली कहा जाता है, यानी हनुमानगढ़ में जहाँ पे घग्गर नदी प्रवाहित होती है उस घग्गर नदी का जो पार्ट है उसे किस नाम से जाना जाता है? नाली के नाम से, नाली के नाम से जाना जाता है। यानी जो घग्गर नदी का जो प्रवाहित जो क्षेत्र है इसको नाली के नाम से जाना जाता है। ये जो क्षेत्र है गंगा घग्गर नदी वाला, इसको हनुमानगढ़ में जो है घग्गर नदी का जो पार्ट है इसे नाली के नाम से जाना जाता है। इसका जब प्रवेश होता है तो राम जो अनूपगढ़ है, सूरतगढ़ है, वहां से गंगानगर होते हुए यहाँ कहां पे चली जाती है? फोर्ट अब्बास तक, पाकिस्तान तक प्रवाहित होती है। फोर्ट अब्बास तक क्या होती है? प्रवाहित होती है। जब सर्वाधिक इसमें जब बाढ़ उत्पन्न होती है तो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक ये नदी प्रवाहित हो जाती है। कौन सी? घग्गर नदी या जलोढ़, सॉरी घग्गर नदी या इसे कहते हैं नट नदी। जलोढ़ प्रकार की मृदा में पाई जाती है। और इसमें बात करें जो वैदिक जो सरस्वती नदी है इसी का उदाहरण माना जाए, इसकी सहायक नदी माना जाता है। वैदिक सरस्वती की सहायक। ये जो मैदान है वह सतलज व घग्गर के बीच का जो क्षेत्र है इससे इसका निर्माण हुआ है, उसी का क्या हिस्सा है? कौन सा? गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है वह सतलज और जो घग्गर नदी, इनके दोनों में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो मैदानी क्षेत्र है, इसी का क्या है? उदाहरण है या इसी का क्या है? भाग है। नाली की बात करें तो इसमें जो हनुमानगढ़ के अंदर जो घग्गर नदी प्रवाहित होती है या जलोढ़ मिट्टी जहाँ पे बिछाती है या इसका प्रभाव जहां तक रहता है उस इसके पार्ट को कहा जाता है क्या? नाली कहा जाता है। कौन सी जगह? हनुमानगढ़ में। सर्वाधिक इसमें बाढ़ उत्पन्न होती है तो कहां तक चली जाती है? फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। अब इसके प्रवाह की बात करें तो हनुमानगढ़ में जब प्रवेश करती है, अगर इसमें वर्षात कम होती है तो प्रथम तो इसका स्टॉपेज होता है कहां? बटनेर के किले के पास में, बटनेर में। फिर इसमें सर्वाधिक और पानी आ जाता है या सर्वाधिक और ये नदी अगर तीव्र गति से बहती है तो ये गंगानगर सूरतगढ़ तक बहने लग जाती है। और फिर इसे अगर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तो ये कहां तक पहुंच जाती है? फोर्ट अब्बास तक। फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। अब घग्गर नदी की एक बात और देते हैं, इसका जो इस नाली तो कहेगा इसको कहां पे? हनुमानगढ़ में। और एक शब्द और आता है, कौन सा? बग्गी। बग्गी शब्द क्या है? बग्गी शब्द ये है कि जो घग्गर नदी इसका संपूर्ण जो तट है, यानी कि इसका जो संपूर्ण जो प्रवाह क्षेत्र है या जहां तक ये नदी बहती है राजस्थान में, जितनी गंगानगर हनुमानगढ़ का संपूर्ण जो क्षेत्र है, इसमें जब जलोढ़ नदी प्रवाहित होती है और अपनी जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे, सॉरी घग्गर नदी जो बहती है और जलोढ़ मिट्टी का फैलाव करती है तो इस संपूर्ण क्षेत्र को बग्गी के नाम से जाना जाता है। लेकिन विशेषकर बात करें इसको नाली के नाम से, अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि घग्गर नदी को नाली के नाम से किस जिले में पुकारा जाता है तो उसका नाम आएगा कौन सा? हनुमानगढ़।
इसकी लुप्त की बात करें तो ये जो गगर नदी है ये पोर्ट अब्बास पाकिस्तान में क्या हो जाती है, पूर्णतः लुप्त हो जाती है। इसको वर्तमान में मर्त नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अभी वर्तमान में इसमें इतना पानी नहीं है कि इस बाढ़ की समस्या उत्पन्न कर सके, इसलिए इसे वर्तमान में मर्त नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके नाम से मर्त नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है, नट नदी या मर्त नदी। बग्गी जो है गग्गर का क्षेत्र, गग्गर का क्षेत्र, इसे बग्गी के नाम से जाना जाता है। गग्गर की बात करें नदी की, तो इसकी बात करें जो इस उद्गम है इसका, वह जो हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है उसके कालका माता मंदिर हिमाचल प्रदेश में इसका क्या होता है, उद्गम होता है। और वहां से उद्गम होने के बाद राजस्थान के दो जिले हनुमानगढ़ और गंगानगर में प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में पहुंच जाती है। एकमात्र नदी है जहां जहां राजस्थान को हिमालय का जल प्राप्त होता है। इस नदी का अगर थोड़ा पानी इसमें आता है तो भटनेर तक लुप्त हो जाती है, अगर इससे फिर ज्यादा पानी आता है तो सूरतगढ़ चली जाती है, और फिर से ज्यादा पानी आता है तो ये पोर्ट अब्बास तक जाके क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो भारत के अंदर और पाकिस्तान के दोनों के अंदर इसका प्रवाह है। वर्तमान में इस नदी में उतना पानी नहीं है कि बाढ़ की समस्या वगैरह पैदा कर सके, तो इसे मर्त नदी के नाम से भी वर्तमान में इसे जाना जाता है, नट नदी के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक जो सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी उसी का इसे सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। नाली के नाम से बात करें तो जो इसका प्रवाह क्षेत्र है कौन सी जगह, हनुमानगढ़ में, इसे तो कहा जाता है नाली। और गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों में जो मिश्रित रूप से बात करें कि गंगा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है या उसका क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, तो बग्गी के नाम से जाना जाता है। बग्गी और नाली जो शब्द आए वो गगर नदी के लिए यहाँ पे हमारे को देखने को मिले। ये बात होगी किसको, गगर नदी को लेके। अब दूसरा जो पार्ट देखते हैं शेखावाटी की, इन शेखावाटी की क्या विशेषताएं है। 2 नंबर पे जो हमारी बात होती है वो आती है शेखावाटी। शेखावाटी का आंतरिक जल प्रवाह है, ठीक है। शेखावाटी वाले की बात करें तो यहाँ पे जो नदियां प्रवाहित होती है वो आंतरिक जल प्रवाह प्रकार की नदियां प्राप्त प्रवाहित होती है। यहाँ का इसके क्षेत्र की बात करें तो इसके पश्चिम में तो है शुष्क प्रदेश, पूर्व में इसके है अरावली, उत्तर में है घग्गर का मैदान, और बात करें दक्षिण में है नागौर उच्च भूमि। कौन सी, नागौर उच्च भूमि। इससे क्षेत्र क्या हुआ है, घिरा हुआ है। इसमें बात करें नदी की तो इसमें जो नदी है वो कौन सी है, कांतली, कांतली नदी प्रवाहित होती है। ये जो कांतली नदी का जो प्रवाहित क्षेत्र इसको कहा जाता है तोरावाटी। कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र इसे कहा जाता है तोरावाटी के नाम से इसे जाना जाता है। शेखावाटी की बात करें, शेखावाटी के अंदर जो इसका जो क्षेत्र घिरा हुआ है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अरावली पश्चिम पूर्व में, उत्तर की बात करें घग्गर का मैदान, दक्षिण में बात करें नागौर उच्च भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र है। इसमें जिलों की बात करते हैं तो इसमें है चूरू, झुंझुनू, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, उत्तरी डीडवाना, कुचामन है, और उत्तरी नागौर है। क्षेत्र इसमें आते हैं किसमें, शेखावाटी जो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है इसके अंदर ये जो क्षेत्र आते हैं कौन सा, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, उत्तरी डीडवाना, कुचामन है, और बात करें यहाँ पे कौन सा, उत्तरी नागौर क्षेत्र इसमें आते हैं। यहाँ पे बालू का स्तूपों की बात करते हैं तो बरखान प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, यानी कि बालू का स्तूप किस प्रकार के पाए जाते हैं, बरखान प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब अपन बात करें जोहड़ की। ये जोहड़ क्या है, जोहड़ जो यहाँ पे जो शेखावाटी क्षेत्र इसके अंदर जो कच्चे कुएं खोदे जाते हैं, कुई खोदी जाती है, बेरी खोदी जाती है, उसे कहा जाता है जोहड़। क्या कहा जाता है, जोहड़। इसको दूसरी भाषा में नाम दे, इसका दूसरा नाम है नाडा, यानी शेखावाटी में कच्चे कुएं, ठीक है। जो शेखावाटी के अंदर कच्चे कुएं खोदे जाते हैं जिसके अंदर किसी का बात करें सिरमट या पत्थर या ईंट का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल उसको खोदा जाता है और उसमें पानी आ जाता है, उस पानी को अगर काम में लेते हैं तो उसे कहा जाता है जोहड़ या नाडा, इसे कहा जाता है। बात करें चूरू के अंदर जो चूने प्रकार की परत पाई जाती है, चूना प्रकार की, या बात करें चूने की परत पाई जाती है, यानी कि चूरू के अंदर चूना परत के कारण सर्वाधिक
वार्षिक तापांतर पाया जाता है। तापांतर पाया जाता है, यानी कि चूरू के अंदर बात करें जो यहाँ की मृदा है, चूने प्रकार की मृदा में क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा गर्म भी बहुत ज्यादा होती है और ठंडी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वार्षिक तापांतर की बात करें, चूरू के अंदर वार्षिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। शेखावटी या क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछेगा कि सर्वाधिक तापांतर किस जिले में पाया जाता है, तो नाम आएगा चूरू का। या पूछे कि सर्वाधिक तापांतर वाला क्षेत्र कौन सा है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, शेखावाटी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है जिसमें सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। अब बात करें चूरू के अंदर जो है नाडा शेखावाटी के अंदर जो कच्चे कुएं खोदे जाते हैं उसे कहा जाता है जोहड़ या नाडा कहा जाता है। और बात करते हैं बीड़ की। बीड़ क्या है? बीड़ वह क्षेत्र है जहां पर शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जहां पर हरे भरे क्षेत्र पाए जाते हैं, या वर्षा के कारण हरे मानसूनी प्रकार की जलवायु होने के कारण यहाँ पर जो वर्षा होती है जिसे हरे भरे प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है, यानी हरे भरे प्रकार का क्षेत्र, हरा भरा क्षेत्र। इसका उपयोग किसमें करते हैं, चारागाह के रूप में, चारागाह के रूप में इसका उपयोग करते हैं, किसका, बीड़ का। अब बात करें सर की, या सर या सरोवर क्या है, तो सर या सरोवर वो क्षेत्र है जिसके अंदर बरसात काल के अंदर या जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके अंदर जो अस्थायी रूप से जो पानी इकट्ठा हो जाता है जिसे कहा जाता है सर या सरोवर। यानी कि जो मरुस्थलीय जो टीले हैं, या बात करें मरुस्थलीय जो मिट्टी है उसके बीच में वर्षा काल के अंदर जो पानी एकत्रित हो जाता है उसे कहा जाता है सर या सरोवर, जिसे कुछ समय के लिए जानवरों को या पीने के लिए काम में लिया जाता है। ये जो सर या सरोवर है वह जो मानसूनी काल होता है उस समय यहाँ पर जल एकत्रित हो जाता है या अस्थायी तालाब बन जाता है, उसे कहा जाता है सर या सरोवर। जिसे बात करें इसमें मलसीसर है, ठीक है, जूसर है, ठीक। इस प्रकार की जो बात करें यहाँ पे जो सरोवर है वो पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे मलसीसर है। और बात करें यहाँ पे कानासर है, सालासर है। इस प्रकार के जो अस्थायी तालाब बन जाते हैं उसे कहा जाता है सरिया सरोवर, जहाँ पे कुछ समय के लिए पानी इकट्ठा होता है और वहां पे स्थानीय लोग है उसका पीने के काम में, या बात करें पशुओं को पानी पिलाने के काम में इसको काम में लिया जाता है। फिर बात करें यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है, जो पहाड़ी पाई जाती है उसे तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। अब तोरावाटी का नाम दो प्रकार से है, एक तो कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र उसे भी कहा जाता है तोरावाटी, और यहाँ पे जो स्थानीय भाषा में जो पहाड़ियां पाई जाती है उनको भी स्थानीय भाषा में तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो क्षेत्र है किसका हो गया, शेखावाटी आंतरिक प्रवाह का। अब बात करते हैं नागौर उच्च भूमि की। हाँ, इसमें एक नदियां और देख लेते हैं। नदियों की बात करें इसमें जो मेडा का क्षेत्र है, जो मेडा नदी यहाँ पे प्रवाहित होती है उसका क्षेत्र में यहाँ पे इस शेखावाटी क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। अब जो मेडा नदी है इसके बाद में और देखते हैं कि जो रूपनगढ़ है, कांतली है, रूपनगढ़ है, आदि प्रकार की नदियां इस क्षेत्र में क्या होती है, प्रवाहित होकर आगे प्रवाहित, जैसे मेडा नदी है सांबर झील में गिरती है, और ये जो कांतली नदी है झुंझुनू या चूरू की सीमा पर जाके क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। इस प्रकार की नदियां भी हमें शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं नागौर जो उच्च भूमि है इसकी क्या विशेषता है। अब बात करते हैं यहाँ पे 3 नंबर पे है नागौर उच्च भूमि। इसमें बात करें तो इसमें डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन व नागौर क्षेत्र आते हैं। इसमें सर्वाधिक जो क्षेत्र है लवणीय भूमि होने के कारण, लवणीय भूमि के कारण बंजर या रेतीला है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि सर्वाधिक लवणीय होने के कारण यहाँ पर जो है सर्वाधिक नमक भी निकाला जाता है, तो कुछ झीलें भी पाई जाती है। जैसे बात करें सांबर है, यहाँ पे बात करें नावा है, डीडवाना है और कुचामन है। इस कुछ प्रकार की झीलें भी पाई जाती है जहां पे नमक तैयार किया जाता है। ये जो नमक है किस पद्धति से किया जाता है, क्यारी पद्धति से।
कैरी पद्धति से तैयार किया जाता है। जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की बात करें, जो केंद्र सरकार का जो उपकरण है वो हमारे राजस्थान के अंदर लगा हुआ है। यानी कि हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड उपकरण की बात करें तो केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का तो ये जो उपकरण है वो हमारे किसका है, केंद्र सरकार का उपकरण है। और 8.7% जो नमक है सांबर झील यहाँ से उत्पादन करती है। और यहाँ पे बात करें म्यूजियम सिटी के नाम से भी जाने तो सांबर झील के अंदर म्यूजियम भी लगा हुआ है अंग्रेजों के समय का। इस झील को फिर कुछ दिनों के लिए लीज पर भी दिया गया था। यहाँ पे सर्वाधिक फ्लोराइड के कारण पानी में सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा होने के कारण इसको बांका पट्टी या कुब्बड़ पट्टी या इसे बात करें हॉर्च बे, एक बार क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड के अंदर कि बांका पट्टी किसे किस जिले को कहा जाता है, तो उसके अंदर हम अधिकतर जानते हैं कि बांका पट्टी किसके कहा जाता है, या बात करें बांका पट्टी कहा कुब्बड़ पट्टी के नाम से क्वेश्चन हमने पहले सुना था कि कुब्बड़ पट्टी किस जिले को कहा जाता है, तो नाम आया था किसका, नागौर का। लेकिन उस सेकंड ग्रेड के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था पहले ही पेपर में कि बांका पट्टी किस जिले को कहा जाता है या बांका पट्टी किस जिले में पाई जाती है, जिसके अंदर नागौर ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, तो कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी, हौच बेल्ट ये तीनों एक ही नाम है। फ्लोराइड पानी में सर्वाधिक फ्लोराइड होने के कारण मनुष्य की जो हड्डियां है वो जकड़ जाती है और उम्र के अनुसार उसमें टेढ़ापन आने लग जाता है, यानी आदमी आगे की ओर झुक जाता है। तो वो झुकने के कारण उनके पीछे जो कमर निकलने के कारण से बांका पट्टी या कुब्बड़ पट्टी या बात करते हैं हौच बेल्ट के नाम से जाना जाता है। अगर जिले का नाम पूछे तो इसमें अजमेर और नागौर दोनों में से अगर कोई ऑप्शन हो तो कोई भी आ सकता है। अब एक ध्यान रखना, अगर नागौर अजमेर दोनों ऑप्शन नहीं हो, डीडुणा कुचामन इसमें ऑप्शन हो तो डीडुणा कुचामन भी सही हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। तो 3 जिले आते हैं बांका पट्टी कुब्बड़ पट्टी में, अजमेर, नागौर और डीडुणा कुचामन। बांका पट्टी भी एक ही, बात करें कुब्बड़ पट्टी भी एक ही है और हौच बेल्ट भी, तीनों एक ही नाम है और तीनों एक ही नाम होने के कारण इनमें से तीनों जिलों में से किसी का भी नाम आ सकता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया था हौच में। इसमें फ्लोराइड होने के कारण लोगों के लोगों के कुब्बड़ निकलना, दांत पीले पड़ना, इसके क्या है, लक्षण है। ठीक है, यानी कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी, हॉच बेल्ट, लोगों के दांत पीले होना, ये सभी फ्लोराइड की पहचान है। और इस जो फ्लोराइड की जो मात्रा है इस क्षेत्र में सर्वाधिक पाने के कारण ये जो क्षेत्र है इसको बांका पट्टी या कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में माइका सिस्ट, नमकीन चट्टाने पाई जाती है, चट्टाने पाई जाती है। जैसे ये जो चट्टान गहराई के अंदर पाई जाती है तो नमक में क्या होता है कि सर्वाधिक नमी धारण करने के कारण इन माइकोसिस चट्टानों से नमक केशिका क्रिया के द्वारा बाहर आता है और कैरिक पद्धति के रूप में नमक तैयार कर लिया जाता है। तो केशिका क्रिया के कारण माइकोसिस चट्टानों से जो नमक बाहर आता है उस क्रिया को कहा जाता है केशिका क्रिया। ठीक है, क्या कहा जाता है, केशिका क्रिया। और ये केशिका क्रिया के द्वारा ही जो कैरी पद्धति में सांबर झील डीडुणा कुचामन में नमक तैयार किया जाता है, उस उसको तैयार करने का कारण ये है कि गहराई में माइकोसिस चट्टानी पाई जाती है और वहां से जो नमक है केशिका क्रिया के द्वारा क्या आता है, बाहर आता है। इसलिए इस क्षेत्र के अंदर जो नमक तैयार किया जाता है डीडुणा कुचामन सांबर इस क्षेत्र में, और जो माइकोसिस चट्टानी पाई जाती है इसी कारण यहाँ पे जो नमक तैयार होता है। फ्लोराइड के कारण यहाँ के जो लोग झुक जाते हैं आगे की वजह से कुब्बड़ पट्टी, बांका पट्टी या हौच बेल्ट के नाम से जाना जाता है। और सोडियम क्लोराइड के कारण क्लोराइड के यहाँ की जो मिट्टी है कैसी हो रही है, बंजर हो रही है। ठीक है, यहाँ की मिट्टी हो रही बंजर। और बात करें घग्गर के क्षेत्र की, घग्गर के क्षेत्र में जो मिट्टी हो रही थी वो किसके कारण, सेम की समस्या के कारण क्या हो रही है, मिट्टी खराब हो रही थी। सेम की समस्या क्या होती है, सर्वाधिक जो पानी की आवक होने से वहां की जो मिट्टी उसमें धरती है इसमें सतह पानी ऊपर की तरफ आ रहा है, जिसे सेम की समस्या कहा जाता है। और ये जो सोडियम क्लोराइड की वजह से कौन सी क्षेत्र की मिट्टी खराब हो रही है, नागौर उच्च भूमि की। अब बात करते हैं लूनी बेसिन की। अब बात करते हैं लूनी बेसिन की।
लूनी बेसिन या गोडवाड़ क्षेत्र। इस लूनी बेसिन में देखते हैं कि जो लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, नदी का प्रवाह क्षेत्र है, इसे लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। उद्गम की बात करते हैं तो नाग पहाड़, अजमेर से, अजमेर है, ब्यावर है, नागौर है, पाली है, या बात करें हम बालोतरा है, बाड़मेर है, जालोर है, इसे बहते हुए आगे गुजरात में कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। और जो लूनी और इसकी जो सहायक नदियां हैं, इस क्षेत्र को कहा जाता है लूनी प्लस सहायक नदियां। इस प्रदेश को कहा जाता है गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। ठीक है। लूनी बेसिन में बात करें, सबसे महत्वपूर्ण जो बांध है वह कौन सा है? जवाई बांध है। ठीक है, महत्वपूर्ण बांध की बात करें, जवाई बांध है। इसके बाद में जो अन्य बांधों की बात करें तो यहाँ पे पिचियांग बांध है, सरदार संबंध है, सरदार संबंध है, पिचियांग बांध है, नया गांव बांध है, नया गांव बांध है, नया गांव बांध है, हेमावास बांध आदि के प्रमुख है। यहाँ की मिट्टी की बात करें, जलोढ़ प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है। फिर इसमें एक मुख्य बात और देखते हैं कि इसका जो पूर्वी क्षेत्र बात करें अरावली की तरफ, तो इसका जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वह काला बोरा डूंगर, काला बुरा डूंगर, डूंगर ये कौन सी जगह है? पाली में। अब यहाँ पे बात करें, जो लूनी नदी है और जो काला बुरा डूंगर है, इसके बीच का जो क्षेत्र है उपजाऊ प्रकार का क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है। काला बुरा डूंगर इसकी पूर्वी सीमा बनाता है, यानी कि जो लूनी बेसिन है गोडवाड़ क्षेत्र है, इसकी पूर्वी सीमा कौन बनाता है? काला बुरा डूंगर बनाता है। और इससे पूर्व जो इसमें पश्चिम की तरफ जो क्षेत्र है वो किस प्रकार का? उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है। यहाँ पे इस प्रकार की मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। और बात करें यहाँ पे जो नेहड़ है वो क्या है? नेहड़ की बात करें, नेहड़ वो क्षेत्र है जो किसी समय में जालोर की जो सीमा है, ठीक है, जालोर की जो सीमा है वह अरब सागर से लगती थी, अरब सागर से लगती थी। किसकी? जालोर की, राजस्थान की सीमा अरब सागर से लगती थी। उस क्षेत्र को कहा जाता है नेहड़ नाम से जाना जाता है। यहाँ पर किसी समय समुद्र का जल वह भी लहराता था। यहाँ पर खारे पानी की झील है पचपदरा, पचपदरा क्या है? खारे पानी की झील है। अब यहाँ पर बात करते हैं, कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं, कुछ पहाड़ियां पाई जाती है, जैसे कि बात करें यहाँ पे जो 56 की पहाड़ियां हैं वह क्या है? ठीक है, इस किस कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? और इसमें जो ग्रेनाइट प्रकार की पहाड़ियां भी वो कहाँ पे पाई जाती है? हमारे जालोर या लूनी बेसिन वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो बात करते हैं लूनी बेसिन या गोरवाड़ क्षेत्र में जो पाई जाने वाली जो पहाड़ी क्षेत्र है इसकी। अब बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्र की। अब बात करें जो मोकलसर है और शिवाणा, इनके बीच में जो पहाड़ी क्षेत्र पाई जाती है, उस जो पहाड़ी क्षेत्र है वो 56 पहाड़ियों का मिश्रण है, जिसे 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। कौन सी जगह? मोकलसर और शिवाणा, बाड़मेर का जो क्षेत्र है, इनके बीच में 56 पहाड़ियों का समूह पाया जाता है, इसलिए उस क्षेत्र को कहा जाता है 56 की पहाड़ियां। और बात करें कि आगे जो पहाड़ियों में जो खनिज किस प्रकार, जो ग्रेनाइट प्रकार की जो पहाड़ियां पाई जाती है। ठीक है। और बात करें सुंदा माता, जो जालोर की पहाड़ी है, सुंदा माता जालोर, ये जो पहाड़ी है ये भी किस प्रकार की है? ग्रेनाइट प्रकार की। इसीलिए
जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है, जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। और बात करें सांचौर, सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। ठीक है, तो सांचौर इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है, पंजाब कहा जाता है। और यहाँ पे जो छप्पन जो पहाड़ियों का समूह है उसे छप्पन की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो पर्वत है किस प्रकार के मिलते हैं, ग्रेनाइट प्रकार के हैं। जो पर्वत है किस प्रकार के मिलेंगे, ग्रेनाइट प्रकार के पर्वत हमारे को देखने को मिलते हैं। अब बात पीपलों जो क्षेत्र है इसे रेगिस्तान का माउंट आबू आबू कहा जाता है, लघु माउंट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, किसको, पीपलून। ये जो पीपलून जो क्षेत्र है इसकी बात करेगी, ये जो बालोतरा बाड़मेर में आता है, किसका है, बालोतरा का है। क्षेत्र है, इस पीपलून क्षेत्र में ये क्षेत्र है बालोतरा का। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का अगर अनुमान करें तो पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश है वो पीपलुंद के अंदर होती है, इसलिए पीपलुंद को लघु माउंट या मरुस्थलीय क्षेत्र का लघु माउंट कहा जाता है, या लघु माउंट के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, पीपलुंद को जाना जाता है। अब एक नाम आता है सेंदड़ा। ये सेंदड़ा है कौन सी जगह, ब्यावर में। और क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र है वो पाई जाती है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार आकार में पाई जाती है। ठीक है, जो सेंदरा की जो पहाड़ी है किस प्रकार की, सर्पिलाकार की। सर्पिलाकार की पहाड़ियों के कारण जो सेंदरा नामक स्थान है वो जाना जाता है, और किस जिले में, ब्यावर के अंदर स्थित है। यहां तक कि जो हमारी चर्चा हुई है वो राजस्थान के शुष्क क्षेत्र और अशुष्क दोनों प्रकार की चर्चा हमारी कंप्लीट हुई है। अब कुछ शब्दावलियां हैं जिसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि राजस्थान के जो मरुस्थलीय प्रदेश से लेकर कुछ शब्दावलियां हमारे सामने है, उनके जो नाम है, इर्ग है, क्या है, या बात करें जो नाडी है, सरोवर है, खंडीन है, किस प्रकार की पाए जाते हैं, जिसे बात करें पलाया झीलें हैं वो किस प्रकार की होती है, इन सभी को देखेंगे। कल की जो शब्दावली रहेगी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र को लेके, तो कल की क्लास में इस राजस्थान की जो प्रमुख शब्दावलियां हैं इनको लेके हमारी चर्चाएं होगी। यहाँ तक के लिए सभी को नमस्कार।